12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1999 को ये घोषणा की थी कि युवाओं को प्रेरणा देने के लिए, उनके लिए और युवा की सक्षमता, उनके कौशल को पहचान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। कब? 12 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। तो 2000 में पहली बार इसको मनाया गया, तब से प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1985 में इसके पहले ही युवा वर्ष मनाया गया था, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के रूप में भी मनाया गया था। भारत के दृष्टि से देखें तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस अर्थात 12 जनवरी की पहचान राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में की गई है। भारत का जो डेमोग्राफी है, यहाँ की जो जनसांख्यिकी है, वो भारत के भविष्य में जो लक्ष्य हैं, चाहे सतत विकास लक्ष्य हो, संविधान प्रदत्त लक्ष्य हो, या फिर भारत को विकास की राह में बहुत आगे ले जाने के लिए ये सक्षमता दर्शाती है, अगर इसका सही से इस्तेमाल कर लिया जाए तो। इसी को दृष्टिगत करते हुए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पहचान की गई। 1985 से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को इस दिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 की जो थीम रखी गई है इस बार, जो 12 जनवरी की थी, विकसित युवा विकसित भारत। आपको बता दें कि न सिर्फ राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन को, बल्कि 1995 से ही राष्ट्रीय युवा सम्मेलन या राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन 12 जनवरी को किया जाता है। इस बार 2023 में 26वें राष्ट्रीय युवा सम्मेलन या महोत्सव का आयोजन हुबली कर्नाटक में हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। पहला जो आयोजन हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था 1995 में। गलील सागर ये कहाँ पर स्थित है, हाल ही में चर्चा में रहा। तो ये पूर्वोत्तर इजराइल में, इजराइल के पूर्व उत्तर में गोलन हाइट्स और गलील क्षेत्र के मध्य स्थित है। इसका स्रोत अर्थात ये अपना जल मुख्यतः जॉर्डन नदी से प्राप्त करता है। इसका सागर इसलिए नाम है कैस्पियन सागर की तरह। कभी ये भी सागर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये झील के रूप में तब्दील हो गया है। तो पृथ्वी पर सबसे निचली मीठे पानी की झील भी यह है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी पे सबसे निचले पॉइंट पर समुद्र का जो तल है उससे अगर नापा जाए तो सबसे निचला बिंदु है, अगर मीठे पानी की झील की बात करें। और दूसरी सबसे निचली झील है, क्योंकि पहला जो है, पहले नंबर पे जो सबसे निचले बिंदु पर स्थित झील है वो मृत सागर है, जो कि एक नमकीन झील है। और गलील सागर चूंकि एक मीठी झील है, इसलिए मीठी झील के मामले में तो सबसे निचले बिंदु पे है, लेकिन कुल अगर झीलों को देखें तो ये दूसरे स्थान पे आता है निचले झील के मामले में। आपको बता दें कि निचाई और गहराई में अंतर होता है। निचला होना मतलब समुद्र तल से वो नापा जाएगा, और गहरा होना मतलब जो वास्तविक गहराई है उसकी बात होती है। तो वास्तविक गहराई की दृष्टि से देखें तो सबसे गहरी झील विश्व की है बैकाल झील। ठीक है, कौन झील है? बैकाल झील है। और अगर सबसे बड़ी झील, सबसे विशाल झील देखें विश्व की, तो है कैस्पियन सागर झील। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कंफ्यूज करती हैं, इसलिए सारी चीज़ें जब भी पढ़िए ऐसी तो सभी बिंदुओं को देखते हुए कि अन्य झीलों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। विधेयक, अभी हाल ही में ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को बदलने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक लाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता, जो कि आईपीसी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। भारतीय दंड संहिता में जो 1860 में ब्रिटिश सिविल कोड, ब्रिटिश आपराधिक कोड था, 511 इसमें धाराएं थीं, 23 भाग थे। वहीं भारतीय न्याय संहिता जो अब लाई गई है अर्थात पारित हो जाती है, तो केवल 356 ही धाराएं रह जाएंगी। इसमें गौर करने वाली बात है कि कई धाराओं का, कई अपराधों का जो धारा नंबर था वो तो चेंज होगा ही होगा। कई फालतू के जो प्रावधान हैं उनको हटा दिए जाएंगे। बहुत सारे जरूरी प्रावधान जैसे मॉब लिंचिंग हो गया, इसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान कर दिया गया है। ठीक है, बालकों के साथ या फिर किसी नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है तो उस पर मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई हैं जिसमें अस्पष्टता थी। तो हालांकि अभी इस पर समिति जो है विचार करेगी, उसके बाद बहस होगा, फिर ये पारित होगा।
लेकिन ये पारित तो होना तय है क्योंकि सरकार प्रबल है, बहुमत में है। एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। इसकी डिटेल और कोड में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने शेयर कर दी हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप लोग अवश्य ग्रुप विजिट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, उसको एक बार देखिए। और क्या उनके फीचर्स हैं उनको भी मैंने टाइप करके दे दिया है, हालांकि वो हर जगह अब शेयर हो गया है, मैं देख रहा हूँ। विधेयक ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को बदलने के लिए। कौन कौन? भारतीय न्याय संहिता मैंने आपको बताया। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी 1973 की जगह लाया गया है। अब देखिए सीआरपीसी 1973 ये स्वतंत्रता के बाद हालांकि ये लाया गया था, ये ब्रिटिश विधेयक नहीं था, लेकिन बहुत सारे इसमें प्रावधान, चूंकि आईपीसी को मुख्यतः यह गवर्न करता था, मतलब आईपीसी के जो प्रावधान हैं उनको लागू करने की जो प्रक्रिया थी इसमें बताई गई थी। अपराध दिया गया है, आईपीसी में दंड दिया गया है, दंड कैसे दिया जाएगा, वो अपराध कैसे साबित किया जाएगा, वो सारी प्रक्रियाएं सीआरपीसी में दी गई थी। तो सीआरपीसी 1973 भी कहीं न कहीं ब्रिटिश कानून से प्रभावित था। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी इसमें जिसकी कमी हमेशा से थी। अन्य प्रावधानों की बात की जा रही थी, लगातार पुलिस सुधार की बात की जा रही थी, ठीक है, न्यायिक व्यवस्था में सुधार की बात की जा रही थी। ये सब चीज़ों को नए कानून, जैसा कि गृह मंत्री ने बताया, वो परिपूर्ण करते हैं। हालांकि अध्ययन और क्रियान्वयन के बाद ही पता चल पाएगा क्या है। तो सीआरपीसी 1973 के बारे में के बाद जानिए आप कि अनुच्छेद 50 जो भारतीय संविधान का है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। तो सीआरपीसी 1973 इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही लाया गया था। स्पष्ट दिया गया है कि न्यायपालिका का कार्य क्या होगा, उसके अधिकार क्या होंगे, और कार्यपालिका या कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सार्वजनिक सेवाओं में या कानून व्यवस्था लागू करने में क्या अधिकार होंगे। तो दोनों के अधिकारों को वहां पर विभाजित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 50 में दिए गए कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को यह कानून उद्देश्य उसका पूर्ण करता था। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अब लाई गई है, 533 अनुच्छेद धाराएं होंगी, और सीआरपीसी 1973 में 484 ही धाराएं थीं। भारतीय साक्ष्य विधेयक की बात करें तो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा। लगभग आप देखोगे इसमें धाराएं सेम टू सेम सारी चीजें, हालांकि कुछ स्पष्टता जरूर दिख रही है कई धाराओं में। तो 167 पहले धाराएं थी, अभी बढ़कर के 170 हो गई हैं। अब इनको लागू होने के बाद इन्हीं को पढ़ना पड़ेगा, जो पूरा छात्र हैं या आने वाले छात्र हैं सबको ये पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर से अध्ययन करना पड़ेगा उन सबको भी जो वकालत कर रहे हैं, खास करके वकीलों को और जजों को काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में कल यानी 11 अगस्त को इंडिगो एयरलाइंस के लखनऊ वाराणसी के मध्य पहली हवाई सेवा का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कहां से? लखनऊ से वाराणसी। ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।